चलो भाई आओ स्टार्ट करें। बच्चे अपना चैप्टर है मोशन। 9th क्लास के अंदर मोशन जब हम करते हैं, देखो ये +1 के अंदर जो मेडिकल नॉन मेडिकल में फिजिक्स आता है सेम उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अगर यहीं से हम बात करेंगे फिजिक्स के मोशन चैप्टर की, मोशन अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिंपल उस शब्द का मतलब बताएगा कोई कि मोशन का मतलब क्या होता है। सिंपल उस वर्ड का मीनिंग बताओ। हाँ जी, मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट। बहुत बढ़िया है ना। मूवमेंट के अलावा कुछ हो सकता है? किसी बॉडी का चेंज होना, किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आना। बिल्कुल ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल समझो। अभी तुम सब बैठे हो, मैं भी बैठ जाता हूँ, क्या हम सारे मोशन में हैं? हम सब रेस्ट पे, हम सब रेस्ट पे हैं। हम बैठे कहाँ हैं? टेबल्स पे, बेंचेस पे। बेंचेस कहाँ है? अर्थ के सरफेस पे। अर्थ रेस्ट पे है। अर्थ तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? सन के अराउंड। अब सन के अराउंड अगर अर्थ मूव कर रही है तो कोई दूसरे प्लैनेट से कोई एलियन हमें ऑब्जर्व कर रहा हो इस टाइम पे, ठीक है, तो क्या उसे हम रेस्ट पे दिखेंगे? उसे तो हम मोशन में दिख रहे हैं। लेकिन अभी तुमने बोला था कि हम सब कैसे हैं? रेस्ट पे हैं। तो एक ही चीज एक बार रेस्ट पे और उसी टाइम पे, सेम टाइम पे किसी के लिए मोशन में हो सकती है? हो सकती है। कैसे हो सकती है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि हो सकती है। कैसे हो सकती है? इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं और फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो मोशन के एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा समझते हैं बच्चे। मान लो तुम यहाँ से एक बस में बैठते हो, ठीक है, बस में हम चलते हैं। अभी जैसे अपनी ट्रिप पे कौन गया था तुम में से? तुम गए थे सिर्फ, है ना। जैसे हम मान लो यहाँ से अपनी ट्रिप गई थी, हम सब यहाँ बैठे थे बस इसमें, और भाई परेशान हो गए थे बहुत दूर तक, 4 साढ़े 4 घंटे बस में ही थे हम, ठीक है। पेरेंट्स यहाँ रह गए थे। अब हम 4 साढ़े 4 घंटे तक एक दूसरे की शक्लें देख देख के पक गए थे, क्योंकि हम बस के अंदर बैठे हुए हैं और ना सामने वाला हिल रहा है ना मैं हिल रहा हूँ। हम यहीं के यहीं बैठे हुए हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो ये कह रहा है भाई ये यहीं पे रेस्ट पे है, मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ रेस्ट पे हूँ, वो वहां रेस्ट पे। तुम सब, हम सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। लेकिन जो बस के बाहर है वो तो हमें बाय बाय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में बस आगे मूव कर रही है कि नहीं? ऐसे ही होता है। तो मोशन क्या हुआ? एक ही टाइम पे जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे थे, लेकिन जो बाहर वाला ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है कि नहीं? समझ में आई? तो जब हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो मोशन क्या होता है? इट इज द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो ये ऑब्जर्वर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर वो ऑब्जर्वर हमारे साथ ही स्टेट ऑफ मोशन में है, साथ ही स्टेट ऑफ मोशन का मतलब जब मैं मूव कर रहा हूं तो ऑब्जर्वर भी साथ में सेम डायरेक्शन में उसी स्पीड पे मूव करेगा, तो हमें क्या दिखेगा कि जैसे दोनों के दोनों रेस्ट में, ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे होके ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। क्लियर है ये बात? तो ये ध्यान रखना, जब हम मोशन को डिफाइन करेंगे तो मोशन में, मोशन को डिफाइन करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? डेफिनेशन पे ध्यान दो। When a body is displaced or changes its position with respect to observer, we say that the object is in motion. ये क्लियर बात है? यहाँ पे वही बस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से है कि जो अंदर वाले लोग हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है। रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसी तरीके का कोई पोजीशन में चेंज नहीं आया तो वो रेस्ट पे थे। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द आउटर ऑब्जर्वर देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, there is a change in the displacement, there is a relative displacement, and hence ABC are in motion with respect to the observer. क्लियर है ये बात? तो जब तक ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं होगा तब तक हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। An object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to fixed reference point. अब ये रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है? जो फिक्स ऑब्जर्वर है। अब मोशन बेसिकली 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर होता है मोशन इन प्लेन, फिर होता है मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन समझ में आता है? डायमेंशंस पता है तुम्हें क्या होते हैं? डायमेंशंस होते हैं जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है? ग्राफ तो अपने को आता है, उसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऐसे और एक्स एक्सिस ऐसे बनता है कि नहीं? अगर हम कभी भी दीवार का एक कोना पकड़ लें
कहीं भी दीवार का कोने कह रहा हूँ, सॉरी, रूम का कॉर्नर पकड़ना है, उस रूम के कोने कोने में देखो एक ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन और एक ऊपर की तरफ लाइन है, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस की तरह काम कर रहे हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक ही दीवार के साथ साथ में चल रहा है, तो वो कैसे मूव कर रहा है? सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन वन डायमेंशन। एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायमेंशन के अलोंग वो मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम कैरम बोर्ड की बात करें या सिंपल से किसी सरफेस की बात करें, तो सरफेस कैसे होता है बच्चे? ऐसे करके है मान लो, और इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं इधर को, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस दोनों साइड हो रही है कि नहीं? जब अपना ऑब्जेक्ट चल के इधर जा रहा है तो वो इधर भी मूव कर गया और इधर भी मूव कर गया, तो ये क्या हुआ? मोशन इन प्लेन, और प्लेन मतलब टू डायमेंशन। क्लियर है? फिर आता है मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस का मतलब क्या हुआ? थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन कैसे? एक मान लो हम पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाते हुए जो पतंग है ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है और साइड में भी जा रहा है, एक ही टाइम पे तीन मोशन कवर कर रहा है वो। एक ही टाइम पे अगर तीनों डायमेंशंस के अंदर मूवमेंट हो रही है तो हम क्या कहेंगे? मोशन इन स्पेस या मोशन इन थ्री डायमेंशन। ये क्लियर है? स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो मोशन इन वन डायमेंशन, किसी प्लेन में मूव कर रहा है तो मोशन इन टू डायमेंशन, और स्पेस में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो मोशन इन थ्री डायमेंशन। डन। हमारे पास अब एक चीज आती है बच्चा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मोशन के बारे में जब हमने डिस्कस किया, अब हम बात कर रहे हैं मोशन के अंदर ही डायरेक्शन की। हम किसके बारे में बात करेंगे? डायरेक्शन की। डायरेक्शन को समझने के लिए यहाँ दो टर्म्स आती हैं बच्चा, एक आती है स्केलर क्वांटिटी और एक आती है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्या होता है? स्केलर का मतलब होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ लिखेंगे बच्चे साथ साथ में, ये जिसका सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब सिर्फ नंबर है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा वो किधर को है, ठीक है? उसकी जो मूवमेंट है, वो जो डिस्प्लेसमेंट है, वो किस साइड में है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हम बात करें एक ऑब्जेक्ट उठा और उठ के भाई कहीं भी ऐसे 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 घूम के चला गया। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो उठ के घूम के इधर से इधर से इधर से चल के गया और कहा कि 500 मीटर मैंने मूव कर दिया, तो ये ओवरऑल उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही थी कि नहीं? डायरेक्शन कैसे आती है बच्चे? किसी भी कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन आ रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है, ऐसे है ना, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग आ रही थी। तो ये जो डायरेक्शंस है हर बार चेंज हो रही है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं। तो जब ऐसा है तो ओवरऑल जो डिस्टेंस उसने मूव किया कितना किया? 500 मीटर। हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ गया, ईस्ट की तरफ गया, वेस्ट की तरफ गया, या किस डायरेक्शन में मूव किया। हमने क्या कहा? उसने कितना डिस्टेंस मूव किया? 500 मीटर। We are not interested in its direction. We are just interested in its magnitude, that is numerical value. क्लियर है? अब यहीं पर अगर मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया था and this is the shortest distance between the 2 points. This is the shortest distance between the 2 points. तो यहां पर तो डायरेक्शन बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है तो मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा कि नहीं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन से कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी तो वो तो लंबा डिस्टेंस बन जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा? जब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म डायरेक्शन होगी, और जब विद यूनिफॉर्म डायरेक्शन होगी तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो टोटल ओवरऑल बिना डायरेक्शन के जो उसने डिस्टेंस मूव किया था, इसको सिंपल डिस्टेंस ही कहेंगे। और डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्या हुआ? वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस उसकी डायरेक्शन भी होगी, प्लस उसकी डायरेक्शन भी होगी। क्लियर है? जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होंगी। ए से बी की तरफ हमें क्या गिवन है? ए से बी की तरफ डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, और साथ में मान लो इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि 50 मीटर्स है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 50 मीटर्स की। लेकिन ओवरऑल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या था? इट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होंगी। किसी को परेशानी है बच्चा इसमें? अब एक अगर मैं वेक्टर के बारे में बात करूं, ये तुम सीनियर क्लास में ज्यादा डेप्थ में पढ़ोगे वेक्टर को, लेकिन फिलहाल अगर इंट्रोडक्शन की तरह बताऊं, वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो हेड से डिफाइन करते हैं बच्चे, डिनोट करते हैं।
जिसके ऊपर ऐसे एरो हेड लगी हुई है, इसका मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ए कैप, ये हमारा मैग्नीट्यूड बताता है और ये हमारा डायरेक्शन बताता है, और जो डायरेक्शन बनाता है इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में +1 के अंदर पढ़ेंगे, अभी के हिसाब से सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब जो जो चीजें वेक्टर क्वांटिटी पर निर्भर करेंगी वो खुद भी क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि अब एक सिंपल एग्जांपल समझो। मेरे पास एक टर्म आती है बेटा स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, वो तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। तो डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या हुई? स्केलर अपॉन स्केलर। ये क्या वैल्यू निकली? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सोच के देखो, जब हम कहते हैं कोई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, हमने कभी बताया कि किधर को चल रहा है? अगर मैं ये बता दूं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस तरफ गया है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में उसी तरफ जाए जा रहा है, तो अब यही स्पीड क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लिखो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड को हम, और ये वेलोसिटी को और हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड विद डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन के साथ में स्पीड की वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी, जो अपने आप में क्या बचा? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अब इसी के अंदर एक और चीज समझना। अगर एक ऑब्जेक्ट गोल घूम के यहां पहुंच गया, बिल्कुल जहां से शुरू हुआ वापस वहीं पे आ गया, तो उसने ओवरऑल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बताओ बच्चे? अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से घूम के यहां तक आ गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? कितना करा होगा? जितना उसका सर्कमफ्रेंस है। इस सर्कल की जो पाथ है ये पूरा सर्कमफ्रेंस है, ये सारा का सारा उसने कवर किया होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। सर्कमफ्रेंस जितना ही तो डिस्टेंस हुआ, यहां से चला घूम के यहां आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0, क्योंकि जहां से शुरू हुआ वापस वहीं आ गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? कुछ भी नहीं। तो डिस्टेंस कितना हुआ? जो डिस्टेंस है ये तो होगा 2πr, जो कि सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है सर्कुलर मोशन में वो क्या होगी? 0। समझ में आई है? क्योंकि जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था अगर वापस वहीं पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है? 0। अब डिस्टेंस अगर 2πr था तो स्पीड की वैल्यू तो निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी क्या निकलेगी? 0 बाय टाइम 0। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसकी नेट वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? 0। सॉर्टेड है बच्चा? ये क्लियर है? फिर यूनिट देखो, अगर मैं यूनिट की बात करूं, चाहे वेलोसिटी है चाहे स्पीड है, दोनों की यूनिट क्या आती है बच्चा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। यूनिट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। अब एक और चीज समझना, जो स्केलर क्वांटिटी है वो नेगेटिव नहीं होती। कभी तुमने सुना है कि डिस्टेंस नेगेटिव हो गया? हमने कहा कि एक बच्चा है, उसको मैंने बोला घर चला जा, उसका घर उस तरफ था, वो भाई साहब उठ के ग्रीन वैली चला गया पार्क में। गया तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है, फिर भी हम कहेंगे जहां उसे 500 मीटर उधर जाना था वो -500 मीटर चला गया। हम ऐसे तो नहीं कहते कि -500। क्यों? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में किस भाषा में बात कर रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी की भाषा में, और स्केलर्स कभी नेगेटिव नहीं होते। लेकिन अगर हम फिजिक्स की भाषा में बात करें तो हम क्या कहेंगे? जहां जाना चाहिए था उसकी जगह ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? -500। ये समझ में आई है? अगर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेक्टर क्वांटिटी अगर इस साइड को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो ये वाली डायरेक्शन के अंदर वो नेगेटिव वैल्यू देगा। क्लियर है? ऐसे ही स्पीड के बारे में हम बात करें, क्या हमने कभी स्पीड नेगेटिव में सुना है कि कोई -5 की स्पीड पे चल रहा है, कोई -10 किलोमीटर पर आवर, -25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है? नहीं होता, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। अगर एक बंदा रॉन्ग साइड चल रहा है, जाना उधर चाहिए था गया उधर है,
अगर रॉन्ग साइड चल रहा है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, नेगेटिव। ये ध्यान रहेगा सबको। स्केलर और वेक्टर का थोड़ा सा आइडिया लगा है। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें अभी इंट्रोड्यूस करी हैं, स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मेन, ये स्पीड पता है, वेलोसिटी पता चल गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया लग गया है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं अभी ही। अपने पास एक टर्म आती है बच्चा, एक्सेलरेशन। क्या आती है? एक्सेलरेशन क्या रहेगा देखो अब इसके बाद। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम और आगे टॉपिक के साथ साथ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोटे में पढ़ें तो सिंपल एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन क्या आता है बच्चे, जैसे कि अगर जो मान लो मैं गाड़ी के अंदर बैठ के और एक्सेलरेट कर देता हूँ, रेस दबा देते हैं, है ना। रेस पता है, हम कहते हैं कि रेस दबा दो, रेस दबा दो। रेस कोई शब्द थोड़ी ना है। रेस तो हम दौड़ लगाने को कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कंपटीशन है, किसी चीज का रेस है। लेकिन हम कहते हैं बेसिकली हम जो पेडल है, एक्सेलरेटर होता है, उसको दबा दो। या अगर जो तुम टू व्हीलर की बात करो तो उसमें होता है, हम कहते हैं रेस दे दो। रेस दे दो क्या हुआ? बेसिकली एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट करने से क्या होता है? एक्सेलरेट करने से समय के साथ साथ तुम्हारी गाड़ी या तुम्हारे टू व्हीलर की वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। यही होता है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा होता है वैसे वैसे तुम्हारी गाड़ी स्पीड अप होती रहती है, धीरे 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 एकदम से तेज हो जाती है। होती है कि नहीं? तो हो क्या रहा है बेसिकली? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब एक देखो, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड, दोनों सेकंड सेकंड सॉल्व होके मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना के नहीं, इसको ऐसे लिख लो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो, सेम बात है। मेन कहानी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कौन कर रही थी? वेलोसिटी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड कौन कर रहा है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चा? अब इसके बाद आता है अपना रेट ऑफ मोशन। देखो, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। रेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ मोशन का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। समय के साथ साथ अगर पोजीशन में चेंज आता रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में। अपना टॉपिक यहीं से शुरू हुआ था। If the rate of change of position with respect to observer, we said object is in motion. If there is a change in position with respect to time, तो rate of change of position का मतलब क्या हुआ? समय के साथ साथ उसकी पोजीशन में चेंज आता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस चीज में बचा? मोशन में। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन अगर होगा तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन है, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? वेलोसिटी, है ना। फिर तो वेलोसिटी आ गया, क्योंकि वेलोसिटी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी नेट वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, नेट स्पीड कुछ ना कुछ होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी जीरो हो या स्पीड जीरो हो तो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट मोशन में सिर्फ तब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट घूम के वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी जीरो है। लेकिन जब तक वो यहां नहीं आया था तब तक थ्रू आउट ऑब्जेक्ट क्या थी? मोशन में। जैसे वो यहां पहुंच गया, अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पहुंच गया। क्लियर है ये बात? समझ में आया? तो जब हम मोशन की बात करते हैं, बेसिकली हमारे पास मोशन बच्चे दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको ढंग से समझने के लिए अपना सिंपल सा एग्जांपल रखेंगे। देखो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आता है? यूनिफॉर्म हमने कहाँ सुना है? स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में सुना है? सुना ही है, स्कूल में यूनिफॉर्म डाल के जाते हैं। यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसे, हर बच्चे ने एक ही तरह की ड्रेस डाली हुई है, वो स्कूल यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म क्या है? जब बिल्कुल एक ही तरह का सब कुछ प्रोसीड करे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? एक जिस तरीके से मोशन प्रोसीड करा था, जिस तरीके से मोशन शुरू हुआ था, बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड करता चला जाए। मतलब क्या हुआ? अगर पहली बारी में जब मोशन स्टार्ट हुआ तब ऑब्जेक्ट ने जितनी स्पीड पकड़ी थी, सेम उतनी स्पीड के साथ ही ऑब्जेक्ट चलता जाएगा। उसकी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लगाते हैं हम, एक सिंपल सा अपने पास क्या था? कछुए और खरगोश की रेस वाला एग्जांपल। हम किसके बारे में बात करें? कछुए और खरगोश की रेस। अब टाइम इधर को बना लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और इधर को बना लेते हैं हम चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन।
अब चेंज इन पोजीशन होगा मीटर्स में, टाइम होगा सेकंड्स में। अब अपने को पता है कछुए और खरगोश की रेस बचपन से पढ़ा है हमने, क्या था उसमें, रेस स्टार्ट होती है, कछुआ भाई साहब धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं और वो एक कॉन्टिन्यूअसली एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चलते रहते हैं। यही किया था कछुए ने। कछुए ने क्या करा, जब रेस स्टार्ट हुई तो बिल्कुल अगर इतने एक सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो अगले एक सेकंड में भी इतना ही डिस्टेंस, अगले एक सेकंड में भी इतना ही डिस्टेंस, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी सेम, हर बिल्कुल इक्वल इंटरवल में उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया कि नहीं, है ना। क्या कर रहे हैं वो, इक्वल। अब अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊं, ये ग्राफ बनाना आता है ना बच्चे, इनके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। ये कैसी लाइन बनेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। अब यहां जाके मान लो इस पोजीशन पे जब वो पहुंच गया है तो कछुआ भाई साहब जीत जाएगा, अगर पहुंच जाए तो। ऐसा है, अगर वो यहां पहुंच जाए तो जीत जाएगा। लेकिन साथ में रेस में दूसरे कौन भाई साहब है, खरगोश भाई साहब। खरगोश भाई साहब बहुत तेज, वो क्या था, जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो वो थोड़ी सी चेंज इन टाइम के अंदर ही उसकी चेंज इन पोजीशन बहुत ज्यादा हो गई। ऐसे ही था, वो बहुत तेज भागा और इतना तेज भागा कि वो थोड़े से ही टाइम में इतना सारा उसने पोजीशन में चेंज कर लिया। क्लियर है, ठीक बात है बच्चा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस, और खरगोश भाई साहब कहते हैं मैं तो बहुत तेज हूं, कछुआ तो बहुत पीछे, मैं सो जाता हूं। और वो सो गया। सो गया तो अब क्या हुआ, अब जब वो सो रहा है तो टाइम तो जा रहा है, पर क्या वेलोसिटी में चेंज, क्या उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, कोई नहीं। टाइम बढ़ता गया, पोजीशन वही यूनिफॉर्म। यहां पे जाके भाई साहब की नींद खुली, नींद खुल के उसने फिर से तेज भागने की कोशिश करी, और इतनी देर में क्या हो गया था, जो हमारे ये कछुआ भाई साहब हैं, ये इतने में यहां जाकर रेस जीत चुके। यही हुआ कि नहीं, ठीक है। यही रेस का मेन जो अपना मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था, कि कंसिस्टेंटली चलना चाहिए, यूनिफॉर्मली चलना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, यही था ना मेन। तो हमने जो बचपन में जितनी स्टोरी पढ़ी है, तो भाई कॉन्टिन्यूअसली हमें हमेशा हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा, हमेशा करते रहना पड़ेगा यूनिफॉर्म रेट पे। जिस स्पीड से कछुए ने चलना शुरू किया था उसी स्पीड से थ्रू आउट वो चलता गया, तो वो क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द चेंज इन पोजीशन with respect to time is constant, when equal distance is traveled in equal interval of time, when equal distance is traveled in equal interval of time, we say the object is in uniform motion. लेकिन खरगोश के केस में क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस। यहां से यहां तक वो यूनिफॉर्म था खरगोश, यहां से यहां फिर यूनिफॉर्म, यहां से यहां यूनिफॉर्म, लेकिन यहां से यहां ओवरऑल उसने 2-3 बार स्पीड बदली अपनी, यहां से तेज, यहां से सो गया फिर तेज, तो हर बार स्पीड चेंज कर रहा है अपनी, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। तो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करता, इस ग्रीन वाले लाइन की यहां तक की, तो यहां तक तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, लेकिन ओवरऑल वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसने पूरे ओवरऑल इंटरवल के अंदर अपनी स्पीड बार बार चेंज करी। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन वेरी कर रहा था, अगर वेरी कर रहा था तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था। क्लियर है, किसी को परेशानी। अब मान लेते हैं हम इसी के अंदर एक और एग्जांपल ऐड करते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया, एक और एग्जांपल ऐड करते हैं। मान लेते हैं यहां पे कोई एक और ऐसा कोई जानवर या कीड़ा कोई सोचो जो टाइम के साथ साथ थोड़ा तेज चलना शुरू करेगा। जैसे शुरू तो धीरे होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो तेज होना शुरू हो जाएगा। मान लेते हैं कोई है ऐसा जो स्लो शुरू हुआ और फिर टाइम के साथ साथ उसने वेलोसिटी बढ़ानी शुरू कर दी। तो वो क्या कर रहा है, अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अगर उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी तो वो किस में है, एक्सेलरेटिंग मोशन में। किस में है वो, एक्सेलरेटिंग मोशन। जैसे जब वो शुरू हुआ वो कछुए से भी स्लो था, बहुत धीरे धीरे, लेकिन उसने क्या करा हुआ है, वो कहता मैं अपनी वेलोसिटी बढ़ाता जाऊंगा। मतलब जैसे जैसे क्या करता जा रहा है, देखो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, और ये सबसे पहले जीत जाएगा। ये क्या हो रहा है, पहले वो इतनी देर में सिर्फ इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर इतनी, देखो इतनी देर में सिर्फ इतना, अगली बार में देखना इतने से देर के अंदर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट
इस वाले में देखो इतने से देर के अंदर वो इतना सारा डिस्टेंस, और आगे आके तो ये देखो इतना तेज हो गया है कि वो 1 सेकंड के अंदर, तो क्या हो रहा है, 1 सेकंड के अंदर उसने यहां से 1 सेकंड के अंदर उसने इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो इतना तेज हो चुका है। तो ये भी क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ कब था, जब वो स्ट्रेट लाइन था। ये येलो वाली लाइन हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। उसे क्या कहते हैं बच्चा, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। जब टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आता जा रहा है, लेकिन किस तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से, खरगोश की तरह नहीं कि कभी बहुत तेज हो गया फिर रुक गया फिर तेज हुआ या स्लो हुआ, वैसा नहीं, बिल्कुल यूनिफॉर्म। समय जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जा रही है। तो इसी के साथ थर्ड टाइप का मोशन इंट्रोड्यूस कौन सा हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया था। अब कौन है, अब मैंने किसके बारे में बताया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास क्या रहेगा, इधर को जैसे टाइम चेंज हो रहा है इधर को चेंज होगा पोजीशन। अगर इधर को पोजीशन में चेंज आ रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे कर्व। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और एक और चीज, अब ये वाला ग्राफ समझ में आया बच्चा। अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं यूनिफॉर्म मोशन का, कहीं देखो स्क्रीन पे देखना, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं स्पीड और टाइम के बीच में, ये ग्राफ किसके बीच में है बच्चा, स्पीड और टाइम के बीच में। टाइम चेंज होता जाएगा, लेकिन क्या कछुए की स्पीड में चेंज आया था, कछुआ तो जिस स्पीड से चलना शुरू हुआ था सेम स्पीड से थ्रू आउट चलता गया था कि नहीं, ऐसा ही हुआ था। तो यूनिफॉर्म मोशन में टाइम में चेंज आएगा लेकिन स्पीड क्या रहेगी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। ध्यान रखना, पोजीशन और टाइम, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही थी लेकिन टाइम के साथ साथ स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है। ये क्लियर है। तो ग्राफ ऐसे मत रटना कि भाई हाँ सीधी ऐसी डायगोनल सी लाइन बन रही है तो यूनिफॉर्म मोशन। देखेंगे कि किन के बीच में ग्राफ बन रहा है, ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये क्या है बच्चा, पोजीशन टाइम ग्राफ। और ये क्या है, वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी टाइम के अंदर मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, और पोजीशन टाइम के अंदर भी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन सिंस पोजीशन तो चेंज हो ही रही है टाइम के साथ, इसलिए ग्राफ ऐसा बना। क्लियर है। ऐसे ही अब एक्सेलरेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा था, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो अपॉन टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कभी होगा ही नहीं। क्लियर बात है बच्चा ये, ठीक है। चलो अब यहां पे एक चीज और नोट डाउन करेंगे, ये लिखेंगे बच्चा, u क्या रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी, t रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड, और vav होता है एवरेज वेलोसिटी। vav क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। क्लियर। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, u प्लस वी बाय 2। या एवरेज स्पीड हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड आएगी, और एवरेज वेलोसिटी आती है u प्लस वी बाय। क्लियर है बच्चे, किसी को परेशानी इसमें। अब इसी के बेसिस पे एक सीधा सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे बच्चा, an object traveled 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? निकालो, सॉल्व करो इसे। क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ओवर टोटल टाइम टेकन। बहुत सीधा सा काम है।
पहले कितना हुआ 16 मीटर 4 सेकंड में, फिर क्या हुआ 16 मीटर 2 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 16 प्लस 16 32, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 32, और टोटल टाइम कितना लगा 4 प्लस 2 6, 32 डिवाइडेड बाय 6, हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, क्लियर है, सबको समझ में आया, सिंपल है। फिर हमारे पास देखो एक और ये क्वेश्चन देखो, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर। क्या बोलो बच्चा, एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, तो उषा जी क्या कर रही है 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 कैसे जाएगी, गई 90 मीटर पे और फिर टकरा के वापस आ गई, यही होगा ना, उषा है स्विमर है, टकराना तो क्या मतलब उधर से मुड़ के वापस आ गई, यही होगा। तो टोटल 180 मीटर्स कितनी देर में 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. Average speed and average velocity. Average speed कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 180, टाइम कितना लगा है 1 मिनट। सबसे पहले क्या काम करना है, उसको कन्वर्ट करेंगे 60 सेकेंड्स में, क्योंकि 1 मिनट कोई टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है ही नहीं, टाइम हमेशा किस में होना चाहिए सेकेंड्स के अंदर। तो 1 मिनट को मैं इंटू 60 कर दूंगा तो 60 सेकेंड्स आ गया, डिस्टेंस 180, टाइम 60 सेकेंड्स, 180 बाई 60 आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अगर स्विमर यहां से स्टार्ट हुआ गया और वापस यहीं आ गया तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, खत्म बात है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगी 0। समझ में आई ये बात, सिंपल है। इसी टाइप के हमारे पास कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं बच्चे, वो हर किसी को अटेम्प्ट करके रखने हैं। अब आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इसकी यूनिट क्या आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल बात है बच्चे, ये हम तब से डिस्कस कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेटिंग मोशन है तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आएगा, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बदलती जाएगी। Acceleration is equal to v minus u by t2 minus t1, change in velocity upon time taken। क्लियर है यहाँ पे, किसी को दिक्कत? अगर कोई ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेटिंग मोशन में हो तो, अभी डी एक्सेलरेटिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट अच्छे खासा हाई स्पीड पे चल रहा था, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई कुछ आ गया, तो वो ब्रेक मारेगा कि नहीं, अब ब्रेक मारेगा तो वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट स्लो होता जाएगा, तो अगर स्लो हो रहा है तो समय के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज तो अभी भी आ रहा है, हो रहा है कि नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज करे चाहे वेलोसिटी डिक्रीज करे, लेकिन सिंस वेलोसिटी जब डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर वेलोसिटी घट रही है तो फाइनल वेलोसिटी तो कम हो गई, कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा कि नहीं, यही होगा ना। एक ऑब्जेक्ट है इनिशियली मूव कर रहा था, मान लेते हैं एक अपना कोई भी गाड़ी है वो मूव कर रही थी इनिशियली, लेट अस अज्यूम 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, और उसके आगे जब उसने ब्रेक मार के रेस्ट पे आने की कोशिश करी तो वो फाइनली कुछ सेकंड्स के बाद, मान लो 10 सेकंड्स के बाद, वो 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे पहुंच गया। तो ब्रेक लगाया ना उसने, अब वेलोसिटी कम हुई, तो एक्सेलरेशन कितना आया, इस केस में एक्सेलरेशन आएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना लगा 10, तो ये क्या आया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, नेगेटिव इंडिकेट कर रही है डी एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी घटती चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, या हम क्या कहेंगे रिटार्डेशन। क्लियर है बच्चा, क्या 3 वर्ड्स रहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत? डन। एक काम करें, ये क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से अटेम्प्ट करेंगे सारे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। देखो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को जब हम पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन, एक एक कीवर्ड को हाईलाइट करके उसको लिखते चलें। कैसे, जैसे यहां पर मुझे सबसे पहले क्या मिला, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट ने मुझे क्या बताया कि जो हमारा
इनिशियल पॉइंट था जहां से स्टार्ट हुआ था, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ था, रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिल गई, 0। आगे, राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड्स। क्या क्या मिला हमें, अपने को मिला वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड की, टाइम कितना, 30 सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई बच्चा, 6 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लग गया है, 30 सेकंड्स। कोई परेशानी किसी को, टाइम लग गया है 30 सेकंड्स। ठीक है, अब क्या हुआ, नाउ ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द साइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स। अब क्या हो गया, नेक्स्ट केस शुरू हो गया। पहले तो वो स्टेशनरी था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और बहुत तेज हुआ, कितना, 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने ब्रेक लगाए, ब्रेक कितने लगाए, इस तरीके से कि 6 से 4 की स्पीड पे आ जाए विद इन 5 सेकंड। तो नेक्स्ट केस क्या हो गया, नेक्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गई बच्चा, 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई है, 4 मीटर पर सेकंड, और इस केस में टाइम उसे कितना लगा था, 5 सेकंड्स। लगा कि नहीं, यही बात हुई है, दो ही ये केसेस हैं, एक में जिसमें साइकिल स्टार्ट होकर तेज हुई थी, दूसरा केस जब तेज से वापस स्लो हो रही है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। तो दो केसेस बन गए, दो केसेस बने, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन निकालो। पहले इस केस के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यही रहेगा 6 माइनस 0 बाय 30। फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम लगा 30। हुआ कि नहीं, सॉल्व करो 6 बाय 30 को, 1 बाय 5 दैट इज 0.20। तो हमारे पास इस केस में एक्सेलरेशन आया 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, ऐसे ही अगर तुम इस वाले के अंदर निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, 4 माइनस 6 बाय 5 माइनस 2 बाय 5, है ना, ये कितना निकला, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं, और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रेक्स लगाए थे तो रिटार्डेशन हुआ। कोई परेशानी, क्लियर है बच्चा, डन। अब इसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आज हम समझेंगे, स्लोप। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो क्या डिस्कस किया हमने, भाई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या उसकी पोजीशन में चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो जैसे मर्जी टाइम चेंज होता रहे, खरगोश भाई सब सो रहे हैं तो सो रहे हैं, सोते जा रहे हैं, पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस्ट पे। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी कि नहीं यूनिफॉर्मली, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी क्या आएगी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। एंड अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, वो समय के साथ वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ठीक बात है, क्लियर है। फिर उसके बाद है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, दो तरह के हैं, एक तो उबड़ खाबड़ छपरियों की तरह चला रहा है, कभी तेज कर दिया कभी स्लो कर दिया, वो मुंह करके निकाल रहा है। एक है साफ शराफत तरीके से, भाई थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ानी है बंदे को, लेकिन उसने यूनिफॉर्मली बढ़ा के धीरे 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 करके स्पीड बढ़ा रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे उसकी चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। है तो नॉन यूनिफॉर्म ही, है ना, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है, तो है नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है बच्चा, ठीक। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए बच्चा, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, नहीं आता। यूनिफॉर्म मोशन का तो मतलब ही है ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा तो टाइम जितना मर्जी बदलता जाए, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये हमारा जो ग्राफ बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है। अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, इतनी, टाइम की वैल्यू है इतनी, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा या एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा, ये हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ये एरिया आता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। क्लियर है बच्चे ग्राफिकल मेथड में,
फिर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। अब अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी कॉन्टिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, यही बात हुई। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ उसी टाइम के साथ यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में भी चेंज आता जा रहा है। क्लियर है? तो एक यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डन है? अब इस ग्राफ को समझना बहुत ढंग से, क्योंकि इस ग्राफ के बेसिस पे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा मैं एक मिनट इस ग्राफ पे पहुंचाने से पहले तुम्हें स्लोप का कंसेप्ट भी समझा देता हूं एक बार। अब देखो स्लोप का कंसेप्ट कैसे होता है, स्लोप को अगर हम समझे, क्योंकि मैं स्लोप के बेसिस पे वेलोसिटीज को जज कर सकता हूं, एक्सेलरेशन को जज कर सकता हूं। स्लोप होता क्या है, स्लोप का मतलब समझ में आता है क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। अगर ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ये इसके ऊपर ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ये कितने एंगल पे है, ये देखो थोड़ा सा ऊपर है तो कम स्लोप है, ज्यादा ऊपर हो गया तो ज्यादा स्लोप होता है। हम यही कहते हैं ना ढलान कितनी है, हम कहते हैं बहुत ज्यादा चढ़ाई है, बहुत ज्यादा स्लोप है, इस पे तो चढ़ना बहुत मुश्किल है, यही होता है। जितना ज्यादा ऊपर की साइड होता जाएगा उतना स्लोप ज्यादा होता जाएगा। तो जितना ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ज्यादा बनाएगा उतना स्लोप होगा कि नहीं। अब इस स्लोप से हमें मिल क्या रहा है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा अगली क्लास का इंट्रो दूं तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बना दूं, मैं क्या बना रहा हूं बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां जो एंगल आता है एक्स, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, और ये हमेशा किसके इक्वल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड एडजेसेंट टू एंगल इज बेस, साइड ऑपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर। या मैं सीधा इसको P और इसको मैं B लिख लूं, तो जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता है वो हमेशा क्या आता है बच्चा, स्लोप। इसको 10th क्लास में हम पढ़ेंगे, इसको tan x जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसके बराबर भी लिखते हैं। क्लियर? अभी के लिए हम क्या लिखें कि जो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होती है, स्लोप। ठीक है, अब मान लो मैं स्लोप की वैल्यू से मैं ये बोलूं तो मैं, अब देखो एक सिंपल में दो, एक ही ग्राफ पेपर पे दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को बता रहा हूं, देखना यहां टाइम चेंज हो रहा है, यहां पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है, तो एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट का ग्राफ है ऐसा। अब इनमें से तेज कौन सा है, ये क्या है, इधर को हमने टाइम बनाया है, इधर को हमने पोजीशन बनाई है। कौन सा पहले वाला, ग्रीन वाला तेज है। ग्रीन वाला क्यों तेज है, क्योंकि ग्रीन वाले का स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने से क्या पता चला, क्योंकि वो कम समय में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कम समय में ज्यादा चेंज इन पोजीशन, है ना। अभी जैसे हमने देखा स्लोप क्या है, स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परपेंडिकुलर के। अगर मैं यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दूं तो ये परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल कर दूं तो ये परपेंडिकुलर, है ना। तो यहां पर जिसका एंगल ज्यादा उसका परपेंडिकुलर बड़ा होगा ही होगा, जिसका परपेंडिकुलर बड़ा बेस छोटा उसका स्लोप हमेशा बड़ा, जिसका स्लोप बड़ा उसकी वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चा? तो जो जितना ज्यादा एंगल पे इंक्लाइंड होगा, पोजीशन और टाइम इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा बड़ा वैल्यू को देगा। पोजीशन और टाइम का रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी। पोजीशन अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है कि नहीं, तो पोजीशन अपॉन टाइम, ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली पोजीशन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अगर मैं ऐसे करूं तो जितनी पोजीशन ये है उतनी ही पोजीशन ये है इस ट्रायंगल में, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन इज स्लो, चेंज इन स्मॉल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन इज आल्सो स्लो। तो इसके लिए तो ये छोटा सा स्लोप है, उसके लिए ज्यादा बड़ी वैल्यू स्लोप की, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर वेलोसिटी ज्यादा। क्लियर है ये बात? अब हम बात कर रहे थे कौन से ग्राफ की, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ की। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। वेलोसिटी और टाइम के बीच में देखो क्या बता रहा है वो, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। यहां को हमने बनाया है टाइम जो कि सेकंड्स में है, यहाँ के पास हमारे पास क्या है बच्चा, वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में होती है,
मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? ऐसे ही तो जैसे जैसे मैं टाइम को चेंज कर रहा हूं वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। इनिशियली टाइम जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो है कि नहीं? ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, मान लो टाइम t1 है तो t1 पे वेलोसिटी कितनी है u, और टाइम अगर t2 है तो वेलोसिटी की कितनी है v। हुई कि नहीं? ये बात समझ में आई है? अब यहां पर अगर मैं इस टाइम को यहां मेंशन कर दूं तो ये t2 माइनस t1, और इस चेंज इन वेलोसिटी के लिए ये कितना बनेगा v माइनस यू, क्योंकि यहां तक क्या था टोटल फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू, और यहां तक क्या था u की वैल्यू। कोई परेशानी? क्लियर है? किसी को दिक्कत है इस चीज में? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या करूं बच्चे? देखो बच्चे मैंने क्या बात करी है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इनिशियली जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी की भी वैल्यू जीरो थी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है u, तो u यहां तक u था, बिल्कुल ठीक है। और जैसे जैसे अब टाइम में चेंज आया, टाइम t2 पहुंचा तो वेलोसिटी भी बढ़ के v हो गई, तो ये कितनी है फाइनल वेलोसिटी v, ये u, तो ये चेंज इन वेलोसिटी कितना आया v माइनस यू, कितनी देर में t2 माइनस t1 में। हुआ कि नहीं? तो एक्सेलरेशन क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, यही आता है v माइनस यू ओवर t2 माइनस t1। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझना, हमने जैसे पिछले ग्राफ के अंदर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब स्पीड टाइम ग्राफ बनाया था तो मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जो ग्राफ बनेगा उससे अगर मुझे ये निकालना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, मैं क्या निकालना चाहता हूं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है कितने देर में, ये t2 से t1 वाले ग्राफ के बीच में यहां वाले में इस टाइम के दौरान इस समय के दौरान ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है, कितनी चेंज इन पोजीशन करी है, तो मैं कैसे निकालूं? तो देखो चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम तो इसका ग्राफ आ जाएगा, क्या आना चाहिए इस ग्राफ का? एरिया आना चाहिए। तो एरिया अंडर लिखो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसा ही था, तब भी हमने यही किया था, यूनिफॉर्म मोशन में भी मैंने ऐसे ही किया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो क्या देगा हमें? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे एरिया क्या क्या आएगा? यहां पर एक तो ये रेक्टेंगल है और एक ये क्या है? ट्रायंगल है। इन दोनों का अगर मैं एरिया प्लस कर दूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी कि नहीं? अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? चेंज इन वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, और इसका निकलेगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये निकाल सकता हूं, या मैं क्या निकाल सकता हूं? ध्यान से देखो, ये ट्रेपेजियम भी तो बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। उससे भी निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो मैं जिस मर्जी मेथड से अगर मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी कि नहीं? तो एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? अब ध्यान से देखो यहाँ पे किस किस चीज का एरिया है बेटा। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ये दिख रहा है, इसका एरिया, और इसके ऊपर जो ट्रायंगल है उसका एरिया। तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या आएगा? क्या रहेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ए बी इंटू बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है ये? किसी को दिक्कत? अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार नोट डाउन करो। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। u इज फाइनल वेलोसिटी, v इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम पीरियड, s डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार लिख लेना, सबने नोट डाउन कर लिया बच्चे? अब इसी के अंदर देखो इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये एक बार फटाफट से कर लेते हैं। काफी स्कूल्स में ये कराते हैं, वैसे अब सिलेबस में नहीं है, पहले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन फिर भी कर लोगे तो ज्यादा बेटर रह जाएगा। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है? सेम ग्राफ। देखो इसमें और ऊपर वाले ग्राफ में डिफरेंस क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट से माना हुआ था तो u जीरो था। यहाँ हम मान रहे हैं कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, टाइम जब जीरो था, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी u वेलोसिटी के साथ
मूव कर रहा था, तो कोई फर्क नहीं है उसमें, सेम बात है। यहाँ बस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u है और जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ के v वेलोसिटी तक पहुंच गई। विद चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, टाइम टेकन t। क्लियर है, बात समझ में आई है? तो यहां पर भी अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो भाई एरिया ही निकलेगा, और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन निकलेगा। एक्सेलरेशन आएगा v माइनस यू बाई टी, दैट इज v माइनस यू बाई टी आएगा कि नहीं। एक्सेलरेशन अगर मुझे लिखना है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन अगर मैं लिख रहा हूं v माइनस यू बाई टी, ये अपने पास एक्सेलरेशन आएगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इस t को उधर, तो क्या बनेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80 बनेगा कि नहीं। और मैं इस u को इधर से भेज के उधर लिख दूं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आया कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई हमें, सिंपल चीज थी ये, सिंपल है। अब आता है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब देखो पोजीशन टाइम रिलेशन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे पोजीशन और टाइम को रिलेट करना है। पोजीशन और टाइम को रिलेट करने का मतलब मेरे पास फॉर्मूला आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें टाइम और एक्सेलरेशन सब आए, फाइनल वेलोसिटी ना आए। तो मैंने क्या किया, यहां पर मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया निकालने के मेरे पास क्या मेथड थे बच्चा, दो मेथड थे। क्या क्या, एक मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूं, या मैं इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के प्लस कर दूं, यही था। अब देखो जरा इस पे ध्यान देना, इस जब मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूं, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है t, और इसकी ब्रेथ क्या है u, है कि नहीं। t इसकी लेंथ है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी ब्रेथ है, तो इसका एरिया कितना निकला ut। कोई परेशानी। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के अंदर ध्यान दो, उसका बेस कितना है, टाइम, हाइट कितनी है v माइनस यू। एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं। मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, ये देखो, ये क्या आएगा, हाफ इंटू बेस है टाइम इंटू हाइट क्या है v माइनस यू। किसी को परेशानी, ऐसे ही कुछ बनना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी है। एक्सेलरेशन यहाँ ध्यान से देखो, जो हमने अभी निकाला था v माइनस यू को मैं 80 लिख सकता हूं कि नहीं। यहां से मैंने यहीं पे इसी को मैं v माइनस यू को 80 लिख लूं तो कोई दिक्कत है। तो जो मेरे पास यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बन रहा था, क्या बन रहा था, हाफ इंटू बेस इंटू वी माइनस यू। v माइनस यू को मैं 80 लिख लूं तो कोई परेशानी, लिख सकता हूं v माइनस यू को 80। तो क्या बना, हाफ 80 स्क्वायर बना, बना कि नहीं। अब देखो हमारे पास इसका और इसका सम करेंगे तो टोटल क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, बना कि नहीं। समझ में आई ये बात। हमने क्या किया है, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, रेक्टेंगल का एरिया ut, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू, और v माइनस यू को मैं 80 लिख सकता था, मैंने मल्टीप्लाई किया तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हमें मिल जाता है। सॉर्टेड। फिर आता है हमारा इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब देखो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में भी कहानी तो सेम, फिर से क्या निकालेंगे, पोजीशन निकालना है तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहां एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ट्रेपेजियम भी तो बन ही रहा है ना। ट्रेपेजियम में हमारे पास क्या होता है, ट्रेपेजियम के अंदर अपने पास दो पैरेलल साइड्स होती हैं और एक उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना। ये देखो, ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है, ऐसा ही होता है, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये कर लो, बात कर लो, ठीक है ना बच्चा, ये क्लियर है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना है बेटा u, और ये कितना है v, और ये क्या है t, ऐसा ही है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सीधा लगाएं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू t। अब v प्लस u, ठीक है, t में v इज इक्वल टू यू प्लस 80 था, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, t की वैल्यू में v माइनस यू बाई a लिख सकता हूं कि नहीं। ये वाली वैल्यू मैं अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, v प्लस यू, v माइनस यू, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे बना 2a, उस 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई कि नहीं हमारे पास। क्लियर है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने निकाला क्या है, हमने हर बार पोजीशन टाइम ग्राफ ही यूज किया,
है ना, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही यूज किया और उससे पोजीशन निकाली। पहले वाले में तो सिंपल एक्सेलरेशन, बाकी दो के अंदर एरिया अंडर दिस ग्राफ से हमने दोनों इक्वेशंस को डिराइव किया। क्लियर है बच्चा? अब इसके बाद आता है हमारा सर्कुलर मोशन, ये करके फिर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ये वाला देखो बेटा, इसमें हमने किया क्या है, इसी के अंदर अगर मैं चलो यहां करके दिखा देता हूं, यहां पे अपने पास ये कितना है v, ये टोटल v था कि नहीं, ये ऐसा करते हैं, ये हमारा ऐसा ग्राफ यूज किया हुआ था मैंने, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, फाइनल वेलोसिटी क्या थी v, तो यहाँ v बनता, तो ये v आ गया, टाइम कितना लगा था t, ऐसे ही था। तो ये जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये हमें क्या देगा बच्चा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, इनका एरिया निकाल दो तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, और एरिया क्या है, ये क्या, ये तो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया हमें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, हाफ u प्लस वी इंटू टी आया कि नहीं, ठीक है। अब एक बात देखो जरा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपने को पता है, तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी मैं निकाल सकता हूं। ये जो t की वैल्यू निकालनी है यहां पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, टी की जगह पे v माइनस यू बाई ए लिख सकता हूं, v प्लस यू, v माइनस यू, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as आ गया, आया कि नहीं, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। डन है बच्चों? इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को ऑलरेडी हमने किस में डिस्कस किया था, थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हमने किया था, ग्रेविटेशन के अंदर भी। हमारे पास सर्कुलर मोशन क्या है, जिसने ग्रेविटेशन नहीं देखा वो रिकॉर्डेड सेशन है ऑलरेडी, उसका देख लेना, और उसी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमने, जितने हो सके थे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी थी बहुत सारे, तो जितने थे वो सारे के सारों का रिकॉर्डेड है वहां पे, मतलब अपने यूट्यूब पे चैनल पे जाके देख लेना, मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है गोल गोल घूम रहा है। अब एक बात देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाता हूँ, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर गोल घुमाता हूँ, वो गोल क्यों घूमेगा भाई, क्योंकि मुझे घुमाना पड़ेगा, तो नहीं घूमेगा। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसे गोल घुमा रहा हूं, ये गोल क्यों घूम रहा है, क्योंकि मैं हर बार इसे टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहा हूं, है ना, वो दूर जाना चाहता है। अगर मैं एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचना बंद कर दूं तो क्या करेगा, क्या ये फिर गोल घूमेगा? जैसे कि मैं अभी एक चीज समझाता हूं, देखना जरा ध्यान से, कि अगर मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं, मैं देखना, अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या हुआ, क्या ये गोल घूमा? क्यों? जैसे ही मैंने इसे छोड़ा तो छोड़ते ही ये डायरेक्ट स्ट्रेट मोशन में जा रहा है कि नहीं? तो हो क्या रहा है, जब तक मैं इसे अपने हाथ से टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहा हूं, जब तक मैं अपने हाथ से इसको हर बार टुवर्ड्स द सेंटर खींच रहा हूं, तो ही ये सर्कुलर मोशन में। अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, क्यों घूम रही है? क्योंकि सन अर्थ को अपनी तरफ हमेशा खींचता रहता है, ग्रेविटेशनल पुल। मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, क्यों? क्योंकि मून को अर्थ हमेशा अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचती रहती है। तो जब तक सेंटर की तरफ खींचने वाली कोई फोर्स रहेगी, तब तक ही ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमेगा। और अंदर की तरफ खींचने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स बिहाइंड द सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहां पे जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन। अगर कहीं पे भी मैं छोड़ दूंगा तो वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और उसकी डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे अलग आ रही है। अगर ये ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग है। कैसे अलग है? कि इस पे देखो ध्यान से, अगर इसको इमेजिन करना ऐसे, ये देखो इसकी ये जो पॉइंट है, ये ऊपर ब्रश है, ये डायरेक्शन दे रहा है, इधर देखो, ये हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं? हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बेशक उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वहां पे हमेशा एक्सेलरेशन होगा।
तो एक सर्कुलर मोशन हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। ये ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्ट अगर गोल कांस्टेंट स्पीड पे भी घूमेगा तो भी हम उसे क्या कहेंगे कि वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन है। किसी को दिक्कत? ठीक है बच्चा। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके अंदर, सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई r बाय। क्लियर है? अभी मैंने सेंट्रीपिटल के बारे में क्या बताया, अ फोर्स व्हिच कीप्स और ट्राइज टू कीप द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन and it is known as centripetal force. M is mass of object, R is radius, V is velocity, F C is centripetal force, and centripetal force is given by mv square by r. mv square by r, where m is mass, v is velocity, r is radius जिसके अंदर, जिस सर्कल के अंदर वो घूम रहा है। क्लियर है? ठीक है बच्चा, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? डन? आगे करें? ठीक है, चलो। इसके बाद है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास होती है एक ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मोशन में ले जाना चाहती है। सेंट्रीपिटल क्या थी, जो हमेशा गोल घुमाना चाहती है। सेंट्रीफ्यूगल क्या है, जो हमेशा सेंटर से दूर ले जाना चाहती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में ले जाना चाहती है। जैसे जब मैंने इस ऑब्जेक्ट घुमाते घुमाते छोड़ा तो इसको ऑब्जर्व करो, ये कहां जा रहा है, ये देखना जरा, ये हर बार स्ट्रेट जा रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। जहां भी मैं छोड़ रहा हूं बिल्कुल हर बार स्ट्रेट, पकड़ा इधर से इधर हुआ है कि भाई यहां वहां लगेगा चोट मारेगा। बट बात समझ में आ रही है? जैसे ही मैं अपनी फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसे हटाता हूं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे स्ट्रेट लाइन मोशन में ले जाती है। तो एक ऐसी फोर्स जो हमेशा ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन मोशन में ले जाना चाहती है, जो अवे फ्रॉम द सेंटर काम करती है, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? ये तभी काम करेगी जब सेंट्रीपिटल हट जाएगी। बात समझ में आ गई है बच्चा? इसी के साथ थ्योरेटिकली अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है और हमारी ये कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे तुम्हारे लिए ओपन हो जाते हैं। फिर हम इन सारे न्यूमेरिकल्स को क्लास में डिस्कस करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ये पीडीएफ सबके पास है, प्रिंटेड नोट सबके पास है? नोट्स नहीं है तुम तीनों के पास नहीं है, ले लेना बच्चे नोट्स। और इवन अगर कोई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में है या ऑनलाइन कोई ये लेक्चर देख रहा है, अगर किसी को नोट्स चाहिए हैं तो उनको बोलो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, मैं उनको भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ड कॉपी चाहिए तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगा, अगर जो भी जितने की भी अपनी है बुकलेट पड़ती है। और अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो तो मैं डायरेक्टली फिर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चा? चलो, ये न्यूमेरिकल हर बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और इन्हीं के फिर डाउट्स के साथ काम करते हैं बच्चे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। देखो ये बच्चे ने एक डाउट्स दिए हुए हैं मुझे। इसके अंदर क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्या है, अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एंड इट कम्स टू रेस्ट इन 18 मिनट, फाइंड द एक्सेलरेशन। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, जिसको नहीं है देखो पूरा क्वेश्चन मत लिखने बैठना, सिर्फ वो लिखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, 12 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद क्या है उसके अंदर, एंड इट कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 0। कितनी देर में, 18 मिनट्स में। कितनी देर में, 18 मिनट्स में। मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ जरा, मुझे अगर एक्सेलरेशन निकालना है, सबसे पहला टास्क क्या है भाई, सबसे पहले 18 इंटू 60, सबसे पहला है इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करो। अब मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 12, टाइम टेकन इज 18 इंटू 60। सिंस नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव क्या बता रहे हैं कि ये रिटार्डेशन है। क्लियर है? इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 12 बाई 18 टाइम्स 60। कर सकते हो ये कितना, नीचे 1080 जिसने मल्टीप्लाई किया। देखो समझदारी क्या है, मल्टीप्लाई मत करो, पहले कटिंग कर लो जितना हो सके ना, उसके फैक्टर्स को छोटा करते हो। देखो 6 2 12, 6 10, मुझे दिख ही रहा है कि छोटा हो रहा है, और छोटा करो, 1 9, कितना बना, 1/90। 1/90 बन रहे। अब 1/90 को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करें। जिसको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत आफत आ गई, तो एक काम करो ना, 1 डिवाइडेड बाय 90 ये करना है, डेसिमल लगा के 100 कर दो, 2 0 लगाए, ऐसा ही हुआ, एक डेसिमल पे 0, और एक काम करें, ऐसे ही हुआ, एक 0 पे एक और 0।
ऐसा हुआ कि नहीं? एक डेसिमल से एक जीरो, जीरो लगा के एक और जीरो में लिख सकता हूँ। अब 1 जार 90, 10 बन गया, डेसिमल ऑलरेडी लगा रखा है, फिर 1 जार 90, ये तो रिपीट होता जा रहा है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सीधा 0.011 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत है किसी को? सीधा है, सिंपल है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, अ बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी, ये तो चलो हो गया है। फिर है a car acquired a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है बच्चा? a car acquired a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड starting from rest, initial velocity 0, starting from rest, find acceleration। बेटा ये तो बहुत सीधा हो गया, एक्सेलरेशन क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहां वेलोसिटी क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करें? 72 इंटू 5/18 है ना, काटा पीटी करें, कितना हो गया? 18 की टेबल में आता है, देखो जरा कितने से आता है। हाँ जी, इतना क्या कंफ्यूजन है, कर लो। 9 जार है ना, 3 जार, 6 जार, और बताओ 4 जार, और कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड आ गया कि नहीं? हाँ जी, कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या आया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को दिक्कत? इजी क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों। बस मुद्दा क्या था? यूनिट्स का। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट का कंसेप्ट क्या है। भाई हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट हमेशा टाइम की क्या होती है? सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर कोई एक ही सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट में चलना चाहिए। डन है, वो कन्वर्ट करो और सीधा आंसर है। ठीक है बच्चा, यही थे डाउट्स। डन। देखो अब इसके बाद जो पीडीएफ के अंदर क्वेश्चंस देखोगे तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे, बहुत डिसेंट लेवल के क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट ही है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत सीधे सीधे। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और हेल्प बुक सबके क्वेश्चंस हैं, और ये मेनली जो बच्चे डाउट्स पूछते हैं उनको मैं इस पीडीएफ के अंदर डाल देता हूँ। तो काफी डिसेंट कंटेंट है, हर बच्चे को करके रखना। ठीक है। एक और चीज बच्चा, काफी बच्चों को लगता है कि हमारे स्कूल वाले पेपर ना बाहर से बनाते हैं, तो बाहर से बनाते हैं तो कोई ये बता दे कि कौन सी बुक से बनता है, मजे आ जाए। ये थॉट छोड़ने की जरूरत है सबको। ये मत सोचो कि क्वेश्चन कहां से डलेगा। तुम्हारा काम क्वेश्चन समझने का नहीं है, तुम्हारा काम क्या समझने का है? तुम्हारा काम कंसेप्ट समझने का है। और कंसेप्ट समझेंगे, अगर हम कंसेप्ट समझेंगे तो उसको लगा ही लेंगे। ठीक है। जैसे अगर अब हम यहाँ पे बैठे बैठा एक रैंडम क्वेश्चन बना लें तो उसको कोई कहाँ पे ढूंढेगा? और क्वेश्चन बनाना कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं, हमारी डे टू डे लाइफ के सिचुएशंस में से ही तो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो तुम क्वेश्चन मत ढूंढो। पहला काम क्या होता है? एक और, जब तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल आते हैं, कंसेप्चुअल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखो बच्चे, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने का मतलब उसको समझने की कोशिश करनी है। और अगर तुम्हें लगे कि पहली बारी में समझ में आ रहा है, तो बेस्ट पार्ट क्या होता है? जो लाइन पढ़ रहे हो उसके अंदर कीवर्ड हाईलाइट करके उसे लिख दो। जैसे हमने कहा एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख दी है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेटिंग मोशन है तो एक्सेलरेशन ए लिख लिया बस वहां। अचीव्ड अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, वहां वी लिख लिया 30 मीटर पर सेकंड। इन हाउ मच टाइम यू हैव टू फाइंड आउट, तो टी के आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये जो चीजें लिखते चलेंगे तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने की मेहनत खत्म, और एक बारी में उसका हमें समझ में आ रहा है कि अब होना क्या। अब मुझे पता है एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है, टाइम निकालना है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और टाइम का सीधा रिलेशन है ही, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, निकाल ही लूंगा मैं टाइम। वो तो बेसिक मैथ से, रीअरेंजमेंट से तुम कर ही लोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, सॉल्यूशन इधर उधर से आंसर्स देखने मत भागो। खुद करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, इवन ये पीडीएफ में से भी क्वेश्चंस करोगे, ये बुक में से भी क्वेश्चंस करोगे, तो ध्यान रखना अगर सॉल्यूशन सामने है तो कोशिश करो सॉल्यूशन के ऊपर हाथ रख के, बुक रख के तब करो। सॉल्यूशन मत देखना, वरना अपना दिमाग चलना बंद हो जाता है, हम वही सोचते हैं जो सामने लिखा हुआ है। तो मेन हमारा पढ़ने का पर्पस क्वेश्चन करना नहीं है, हमारा पढ़ने का पर्पस मेन सीखना है। और वो सीखेंगे कैसे? जब खुद ट्राई करेंगे, गलत करेंगे कोई दिक्कत नहीं, मेरे से आके पूछो कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, या तुम्हें लगता है कि सर को कैसे पता चला भाई यही फॉर्मूला लगेगा, सपना कहाँ से आ रहा है? तो तुम अपने आप करो, अपना मेथड लगाओ,
और तुम्हारा आंसर गलत आता है तो आके मुझसे बात करोगे, सर आपने अलग फॉर्मूला लगाया, मैंने अलग लगाया, मेरा गलत क्यों आ रहा है और मेरे को कैसे पता चले कि यही लगाना है। तो हम फिर उस पर डिस्कशन करें कि तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्लियर हो कि किस तरीके से मुझे पता चल रहा है या किसी और को पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगा के ये आंसर आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो फॉर्मूला फॉर्मूला लगाने का गेम ही नहीं होता, कंसेप्ट लगेगा, लगेगा तो आंसर भी आएगा। ठीक बात है। चलो अभी वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डाउट्स के साथ।